अभी अभी डॉक्टर हर्ष बता रहे थे, मार्स में हमने बड़ा अचीवमेंट किया है। आपको जानकर के आनंद होगा कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुर्जे बने, छोटे छोटे कारखानेदारों ने छोटे छोटे पुर्जे बनाए और हमारे स्पेस साइंटिस्टों ने उसको इकट्ठा किया और बहुत ही कम खर्चे में हमने मार्स में पहुंचने में हम सफलता पाई है। बहुत ही कम खर्चे में। खर्चे को अगर मैं कहूं तो हॉलीवुड की फिल्म इससे ज्यादा महंगी होती है। हॉलीवुड की फिल्म से भी कम खर्चे में मार्स ने 65 करोड़ किलोमीटर 650 मिलियन माइल्स की यात्रा पूरी की है और वहां पहुंचे हैं। और दुनिया में भारत पहला देश है कि जो पहले ही प्रयत्न में सफल हुआ है। अब तक किसी ने 6 प्रयास के बाद, किसी ने 8 प्रयास के बाद सफलता मिली। भारत पहला देश है जिसको पहले ही प्रयास में सफलता मिली है। तो टैलेंट और लो कॉस्ट चीजों को बनाने का सामर्थ्य, ये दुनिया को हमने परिचय दिया है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं उनको अब और कुछ देखने की जरूरत, जरा हमारा मार्स के एक्सपीरियंस का ही केस स्टडी करें। केस स्टडी करके वो तय कर सकता है, हाँ हिंदुस्तान जा सकते हैं कि इतना बड़ा अचीवमेंट इतने कम पैसों में, इतने स्किल मैन पावर के द्वारा हो सकता है। तो खुद जो प्रोडक्ट लेकर के आया है वो भी कर सकता है। और इसलिए मेक इन इंडिया के मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर हम बल दे रहे हैं। हम कानूनों में काफी बदलाव ला रहे हैं। हमने लेबर रिफॉर्म्स किए हैं। मैं जानता हूं भारत जैसे देश में लेबर रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव ये राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन जनता ने हमें जो जनादेश दिया है और उसको देखते हुए जो मुझे लगता है कि मुझे देश को विकास की दिशा में ले जाना मेरे दायित्व है। और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल न हो ऐसे विषयों पर भी हम जिम्मेवारी के साथ कदम उठा रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सबके फायदे में जाने वाले हैं। किसी का नुकसान हो ये हम नहीं चाहते हैं। हम राज्यों को भी ऑथोराइज कर रहे हैं कि आपको अपने राज्य के अनुसार अगर लेबर रिफॉर्म करना है तो आप कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब आएगा हम आपको पूरी तरह उसका सहयोग देंगे। केंद्र और राज्य के बीच में भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। हमने एक टीम इंडिया की कल्पना का लेकर के गवर्नेंस को आगे बढ़ाया है। केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम क्यों न करें। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना आती है वो आकर के दिल्ली में बात करती है। अब दिल्ली के पास तो खुद को तो कुछ करना नहीं होता है, तो उसने तो किसी न किसी को राज्य को ही भेजना होता है। लेकिन राज्य के लोगों को अगर पता नहीं है क्या है तो वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन केंद्र और राज्य मिलकर के एक टीम मिलकर काम करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को रहता है भाई मैं दिल्ली जाऊं या किसी स्टेट के हेडक्वार्टर पे चला जाऊं, मेरे काम को कभी रुकावट आने वाली नहीं है। एक विश्वास का माहौल पैदा होगा। और इसलिए एक टीम इंडिया इस मूड को लेकर के हमने हमारी पूरी कार्यशैली में एक बदलाव लाया है और उस बदलाव को लेकर के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से ईज ऑफ बिजनेस, मैं जानता हूं, मैं कभी कभी कहता हूं, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो तो मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हमारे यहां फाइल 32 जगह पे यात्रा करे तो भी उसका मोक्ष नहीं होता है। तो मैंने उनको कहा कि फाइल का मोक्ष जल्दी कैसे हो। और उसके लिए प्रोसेस को हमने बदला है। और बहुत पहले हमारे यहाँ कोई फॉर्म भरना है तो पुराने जमाने के हैं 10-10 पेज के फॉर्म भरने पड़ते हैं और हर काम के लिए वो फॉर्म अलग से भरते रहने पड़ता था। मैंने कहा अब नहीं होगा। सब मेरे अफसरों को मैंने कहा एक पेज का फॉर्म बना दीजिए और दोबारा किसी से कुछ मांगिए मत। यानी लोगों को लगता है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम सबको मालूम है ताला कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन छोटी चाबी से ही खुल जाता है। और इसलिए छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े रास्ते खोल देती है। और उसी को बल दे करके हम पूरी व्यवस्था को
आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े महत्वपूर्ण इनिशिएटिव पहले ही बजट में ले लिए हैं। भारत का रेलवे तंत्र, लोगों का ध्यान नहीं गया है, लेकिन आर्थिक प्रवृत्ति का इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता है। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रेलवे लाइन है। इतना बड़ा रेलवे का काम है, हम उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। कई सालों से बात होती नहीं थी। मुझे कई बड़े यहाँ के इंडस्ट्रियल हाउसेस के बड़े बड़े लोग मिले, वो मुझे कह रहे थे साहब हम सुनते तो आए हैं लेकिन हुआ नहीं कुछ। मैंने कहा साहब आप सुनते आए हो, अब हो चुका है। हमने बजट में, कानून में, ऑफिशियली रेलवे में 100% एफडीए अलाउ कर दिया है। 100% एफडीए अलाउ। हम रेलवे को अपग्रेड करना चाहते हैं, हम रेलवे को स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, हम रेलवे को एक्सपांड करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन हमारी आत्मा है, उसको रेलवे के द्वारा करना चाहते हैं, पूरा हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं मानता हूं ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस अकेले हिंदुस्तान की रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है। और दुनिया में, और वो काम ऐसा है, कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक अच्छे कारखाने के लोग आ जाएं, इस काम में जुट सकते हैं। मेरे पास मैन पावर है, आपके पास पैसे हैं, मेरे पास टैलेंट है, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है। दोनों को मिला करके हम इस चीज को कर सकते हैं। और 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव इन्हीं चीजों से आ सकता है, और इन चीजों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एनवायरमेंट के लिए भी इतने ही कॉन्शियस है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो गुजरात वॉज ए फोर्थ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जिसका क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट था, और हमने क्लाइमेट चेंज को बहुत बढ़ावा दिया था। मैं जब गुजरात में था, हमारे देश की 80% उत्पादन में जहां जिस राज्य में मुख्यमंत्री था वहां गुजरात में हुआ करती थी। तो हमने हर को उस पर बल दिया। बस हम एक काम एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए गंगा की सफाई को हाथ में लिया है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा और भारत की 30% पॉपुलेशन के जीवन को प्रभावित करती है। 30-40% उसका जीवन उसी से जुड़ा है। वहां के गांव का अर्थकारण उससे जुड़ा हुआ है। पूरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर गंगा के आधार पर चला हुआ है नॉर्थ बेल्ट में। और उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सारा इलाका ऐसा है जहां गरीबी के सामने लड़ाई लड़ना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उस काम को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और गंगा की सफाई तो होगी, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन का भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो वहां के उन गरीब इलाकों की इकोनॉमी को जनरेट करने का एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। और मैं गंगा की सफाई एक पूरा जन आंदोलन खड़ा करने वाला हूं। विश्व भर में जो लोग एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं उनको भी मैं निमंत्रण करने वाला हूं। मैं जो गंगा के प्रति आस्था रखने वाले लोग दुनिया में रहते हैं उनको भी निमंत्रण देने वाला हूं। लेकिन जो काम कठिन से कठिन काम है उसको भी एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे डेवलपमेंट हो उस पर हम बल दे रहे हैं। तो एक प्रकार से आर्थिक विकास, पर्यावरण की चिंता, नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट की बात, रोजगार की संभावनाओं बढ़ाने का प्रयास, गवर्नेंस में सुधार लाना, इफेक्टिव गवर्नेंस की दिशा में प्रयास करना, इन सारी बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज दुनिया में कोई देश अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकता है। विश्व बदल चुका है। हमने वैश्विक प्रवाहों के बीच रहना है, वैश्विक प्रवाहों के साथ संतुलन बना करके रहना है, वैश्विक प्रवाहों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है। कोई देश अपनी मनमर्जी का मालिक नहीं रह सकता है। और भारत को ड्राइव करने वाली जो भारत की फिलॉसफी है, और आखिरकार जो देश फिलॉसफी के प्रकाश में चलते हैं वो लंबे अरसे तक सस्टेन करते हैं। जो आइडियोलॉजी के प्रवाह में चलते हैं वे कभी न कभी लुढ़क जाते हैं। आइडियोलॉजी की सीमा होती है,
फिलॉसफी असीम होती है और इसलिए भारत की जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को लेकर के हम चलने वाले लोग हैं और जिसके आधार पर हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं तब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हम मैत्री चाहते हैं। मेरा जब शपथ समारोह था, भारत में पहले भी कई प्रधानमंत्रियों के शपथ समारोह हुए, मैं कोई पहला नहीं था, लेकिन ये पहला शपथ समारोह ऐसा था कि जिसमें सार्क देश के सभी प्रमुख मौजूद थे। सार्क देशों को हमने निमंत्रित किया था। मैंने इतने कम समय में आते ही हमारे पड़ोसी देशों की मुलाकात की। नेपाल, हमारे देश से 17 साल से कोई गया ही नहीं था। मैं नेपाल गया, भूटान गया। मैं अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती बनाने में लगा हुआ हूं और मैं मानता हूं हम सब मिलकर के एक दूसरे के सुख बांटे। अभी हमारे यहां जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, काफी लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन उस बाढ़ का प्रकोप पाकिस्तान में भी था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी था। तो मैंने पब्लिकली कहा था पाकिस्तान को कि हम कश्मीर में काफी मदद कर रहे हैं, उधर की तरफ भी सीमा पार भी लोग परेशान हैं, हम मानवता के आधार पर उनकी मदद करना चाहते हैं। इस भूमिका से ही दुनिया में जिया जा सकता है। दोस्ती जितनी सघन होगी उतनी सुविधा बढ़ेगी, ये हमारा मत रहा है। मैंने अनाउंस किया है कि हम एक सार्क सैटेलाइट उपग्रह हम तैयार करेंगे। मैंने हमारे साइंटिस्टों को ऑलरेडी ये काम दे दिया है। उन सार्क सैटेलाइट के माध्यम से हमारे जो सार्क देश हैं उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, वेदर प्रेडिक्शन में ये हमारा सैटेलाइट मुफ्त में इन गरीब देशों को मदद करे, हमारे साथी देशों को मदद करे। तो एक सार्क सैटेलाइट की कल्पना भी हमने की है। तो हम ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि हमारे सभी साथी सार्क देश के मित्र हम मिल करके आगे बढ़ें और दुनिया में गरीबी निर्मूलन की जो कोशिश चल रही है उसमें हम भी मिल करके अपना कुछ न कुछ योगदान दे सकें। हमारे पास चाइना भी हमारे पड़ोस में है। सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। कुछ लोग मानते हैं हिंदुस्तान की है, कुछ लोग मानते हैं एशिया की है, चाइना की है। लेकिन इसमें किसी को दुविधा नहीं है कि 21वीं सदी किसकी है। सबको मत है कि हिंदुस्तान की है या तो चाइना की है। इस विषय में पूरे विश्व को, लेकिन हिंदुस्तान से एक बेनिफिट है। 3 चीजें हमारे पास हैं जो दुनिया के पास नहीं है। दुनिया के किसी देश के पास ये 3 चीजें एक साथ नहीं है। किसी के पास 1 होगी, किसी के पास 2 होगी, लेकिन तीनों किसी के पास नहीं है। एक है डेमोक्रेसी, दूसरा है डेमोग्राफिक डिवीजन और तीसरा है डिमांड। ये तीनों चीजें हमारे पास लोकतंत्र के विषय में, सबसे पुराने लोकतंत्र के नाते अमेरिका गर्व कर सकता है, विशाल लोकतंत्र के नाते भारत इसका गर्व कर सकता है। डेमोग्राफिक डिवीजन 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है और डिमांड 125 करोड़ का देश, कितना बड़ा डिमांड है। ऐसी संभावना वाली कोई एक देश कहीं हो नहीं है और इसलिए संभावना इस सबसे ज्यादा है कि भारत बड़े सामर्थ्य के साथ खड़ा होगा और विश्व के कल्याण के काम भारत आएगा, ये मेरा विश्वास है। मैंने पिछले दिनों में आने के बाद इसी एक महीने में सिर्फ सितंबर में ही मैं जापान हो आया, मैं ऑस्ट्रेलिया से मिल लिया, मैं चाइना से मिल लिया, आज अमेरिका से भी मिल लूंगा, यूएन से भी सभी बड़े बड़े महापुरुषों से मिलना हो गया। इतना तेजी से वैश्विक फलक पर काम करने का काम भारत ने आरंभ किया है और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमने मिलजुल करके रहना होगा, कंधे से कंधा मिला करके रहना होगा। कठिनाइयों के बीच भी संवाद और सह-अस्तित्व को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। हम कठिनाइयों को रोते बैठते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम कठिन
even in the midst of problems, difficulties, we have to keep our each other, we have to engage in conversation, and we have. तो हमारी ये कोशिश है। एक संकट जिसको लेकर के सारी दुनिया परेशान है, भारत 40 साल से परेशान है, वो है टेररिज्म। टेररिज्म का बड़ा संकट, इसको बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया के बहुत देश वो टेररिज्म के घिनौने रूप को कभी समझ ही नहीं पाए। मेरा अपना अनुभव बताता हूं। मैं 1993 के कालखंड में यहां एक बार स्टेट डिपार्टमेंट में आया था। स्टेट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ लोगों से मैं बात कर रहा था और मैं भारत के टेररिज्म की चर्चा करता था। तो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग मुझे समझा रहे थे, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं उनको समझा रहा था ये टेररिज्म है। वो कहते थे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। वो कहते थे आपको सरकार ठीक चलाना आता नहीं है, कानून नहीं है। इसके मैं उनको समझाता रहा। हमारी 15 मिनट का टाइम तय हुआ था, 1.5 घंटे चर्चा चली, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया। लेकिन मैं जब 93 में आया तो उन्होंने सामने से मुझे कहा, आइए आप एक बार बैठेंगे, बात करेंगे। तो मैं फिर से स्टेट डिपार्टमेंट गया और इस बार वो मुझे समझा रहे थे टेररिज्म क्या होता है। और इसलिए समझा रहे थे कि उस समय यहां ट्रेड सेंटर पर बम फूट चुका था, बम का धमाका हो चुका था। यानी जब तक हमारे गम में बम नहीं गिरता है तब तक हमें टेररिज्म का पता नहीं चलता है। दुनिया टेररिज्म के कारण बहुत पीड़ित है। हमने 40 साल तक इसको भुगता है और टेररिज्म को कोई सीमा नहीं होती है, न उसका कोई देश होता है। वो कब किस देश में जाकर के आ धमकेगा उसका अनुमान लगाना कठिन है। एक ऐसी विकृति है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते हैं, हम टीवी पे जब देखें किसी जर्नलिस्ट का गला काटा जा रहा है। हम ये 21वीं सदी की मानव संस्कृति के सामने कितनी बड़ी घिनौना हरकत हो रही है, कितनी बड़ी चुनौती है, किसी को भी हिला देने वाली चुनौती है। और जब अगर हमारी मानवता जगती नहीं है, राजनीतिक प्लस माइनस के आधार पर टेररिज्म का हिसाब नहीं हो सकता है। टेररिज्म ये मानवता का दुश्मन है और जो भी मानवता में विश्वास करते हैं उन सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। देश की सीमाएं, जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय, उस सबसे परे उठ करके मानवता में विश्वास करने वाले लोगों का एकत्र आना बहुत जरूरी है। और तभी जाकर के हम टेररिज्म को चुनौती दे सकते हैं। और इसलिए टेररिज्म को चुनौती देने के लिए साधन कुछ भी हो, रास्ता यही एकमात्र है। इसी एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। दुनिया को यही आह्वान होना चाहिए, आइए मानवतावाद में कौन विश्वास करते हैं, हम साथ चलें। टेररिज्म को हम अलग अलग तराजू से नहीं तोल सकते। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, ऐसा नहीं चल सकता। मुझे पसंद आने वाले देश में टेररिज्म है तो चलता है, चलने दो, आंख बंद कर दो। मुझे पसंद न आने वाले देश में टेररिज्म चलता है तो अच्छा ऐसा है। ऐसे नहीं होता है। टेररिज्म होता है। अगर उसको गुड और बैड टेररिज्म हमने कर दिया तो वो टेररिस्ट उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। आज जो हम पश्चिम एशिया का हाल देख रहे हैं, संपत्ति की कमी नहीं थी, धन की वर्षा हो रही थी। पिछले 3 दशक में आर्थिक समृद्धि में पश्चिम एशिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ा, लेकिन क्या हालत आकर के खड़ी रही थी। और इसलिए मानवता के दुश्मन का ये जो गतिविधि है उसके खिलाफ विश्व को एक आवाज बन करके कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और तब जाकर के हम मानवता की रक्षा कर पाएंगे। और मानवता आकर के उस तत्वज्ञान के और उस आदर्शों पर चलती है जिसके आधार पर हम सबके कल्याण की कल्पना करते हैं, उस सबके कल्याण की कल्पना करते हैं। हम उस परंपरा और फिलोसफी की जब मैं बात करता था, हम वो लोग हैं जिन्होंने वेद काल से मंत्र सीखा था, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम उस परंपरा से निकले हुए लोग हैं जिसमें हम चाहते हैं सब सुखी हो, सब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, सब प्रॉस्परस हो। ये फिलोसॉफी लेकर के हम बड़े हुए हैं। सिर्फ भारत में रहने वाले ही सुखी हो
ये कल्पना भारत की नहीं है और इसलिए हम विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाले लोग हैं और उस विचार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मेरा विश्वास है। हम टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आप सबको निमंत्रित करता हूं, आइए भारत देखने जैसा देखें, रहने जैसा देखें। और मेरा ये मंत्र रहा है, टूरिज्म यूनाइट्स, टेररिज्म डिवाइड्स। इसलिए मैं चाहता हूं हम मिले जुले जाएं, देखें दुनिया से, जितना ज्यादा उसको करेंगे उतना ज्यादा लाभकर्ता होगा। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।